हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं आज एटम, फोटो इलेक्ट्रिक और डी ब्रोगली। अब मॉडर्न फिजिक्स का ये जो फर्स्ट पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके इसमें से मान के चलो 2 से 3 प्रॉब्लम एग्जाम में हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी का भी पोर्शन मैंने इसी में कवर किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो डी ब्रोगली बोल रहा हूँ, इसी में रदरफोर्ड में आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, एटम के अंदर हमें दो चीजें करनी है, एक तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और एक बोर मॉडल और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। प्रॉब्लम नए हैं, मजे आएंगे इसको लगाने में। फिलहाल सबसे पहले हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से शुरू करते हैं। ये वही पुराना बरसों से चला आ रहा है, घिसा पिटा है, एज इट इज है, ठीक है ना। इसमें क्या किया रदरफोर्ड ने, क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को ले जाकर के गोल्ड फॉइल पर प्रोजेक्ट किया। तो 3 ऑब्जर्वेशन थे, वो ये थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, ठीक है ना। और वो सीधे चले गए, अब इसका कंक्लूजन ये, वो सीधे चले गए जिनका इंपैक्ट पैरामीटर मतलब न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो वो डिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो ऐसे में ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। जिनका इंपैक्ट पैरामीटर कम होता है वो क्या करते हैं, कुछ एंगल पर डेविएट करते हैं, और जिनका इंपैक्ट पैरामीटर 0 होता है वो एड ऑन कोलिजन करते हैं और वापस अपने पाथ को रिट्रेस करते हैं। तो यहीं पर बनता है हमारा दो तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक तो स्कैटरिंग वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उस पे एनसीईआरटी का ग्राफ भी है, और दूसरा हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो बेसिकली रदरफोर्ड क्लोजेस्ट अप्रोच हमारे लिए नया नहीं, हम पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हुआ क्या, हमने इनिशियली काइनेटिक एनर्जी देकर के एक फिक्स्ड न्यूक्लियाई की तरफ अल्फा पार्टिकल को फेंका, तो फाइनली इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। दोनों को इक्वेट करते हुए हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते हैं। इस पे मैंने एनसीईआरटी का सवाल रखा है। अच्छा, तो जब भी आपको क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे। तो ये तो हो गया पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल जो आता है इस केस में वो आता है स्कैटरिंग का। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। न्यूमेरिकल केटीएस के जो लेक्चर नोट्स है उसमें मैंने करा रखे हैं, यहां मैंने इसका ग्राफिकल वर्जन रखा है जो कंसेप्चुअल माना जाता है, और ये एनसीईआरटी का पोर्शन है। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर्सेस स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ बनता है आप देख सकते हो, ये ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ है। मतलब जैसे जैसे एंगल की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाते हैं, स्कैटरिंग जो होती है वो कम से कम होना शुरू हो जाती है, और फाइनली 180 डिग्री पर जाकर के, यानी जिनका इंपैक्ट पैरामीटर 0 है उस पर जाकर के कुछ एक अल्फा पार्टिकल ही वापस रिट्रेस होते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है गीगर एंड मार्स्टन ने किया था, ठीक है ना, और इसी पे बेस्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। इस पे आपका एनसीईआरटी का एक ये न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, क्योंकि ये एज इट इज उठ करके एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैंने कहा करा दिया जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है, इसमें अल्फा पार्टिकल को 7.7 MeV की स्पीड से गोल्ड की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। तो हमें पता करना है क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस कितना है जब उसने अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया। तो कंसेप्ट वही सीधा सीधे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 7.7 मेगा, हो गया 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन को एज इट इज पुट कर दो, अब ये एनर्जी जूल में कन्वर्ट हो गई। तो पहला काम है जूल में कन्वर्ट, एनसीईआरटी वाला पहले ही करके बैठा अपना कैलकुलेटर यूज करके, आप इस तरीके से चलो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 हो गया Z1E Z2E डिवाइडेड बाय R0। यहां से R0 की वैल्यू हम निकालते हैं। देखो, एक E से E हम कैंसिल कर देते हैं। K अपना 9 इंटू 10 की पावर 9, Z1 हो गया अल्फा का एटॉमिक नंबर 2, दूसरा हो गया गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय R0, डिवाइडेड बाय ये 7.7 इंटू 10 टू द पावर 6। अब देखो, अब यहां पर हमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इस तरीके से कर लेते हैं, 7.7 से इसको डिवाइड करें तो तकरीबन ये आ जाएगा 1 0 और तकरीबन 10.2 के आसपास आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर तो हमने पहले ही निपटारा कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसे 10 ले लो तकरीबन, तो 9 टू 18 ये हो गया 180 इंटू 16 अगर हम करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा हमारा 30 के आसपास तक, ठीक है ना। तो R0 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 30। फर्मी भी बोल सकते हो, फैम्टोमीटर भी बोल सकते हो, यानी 10 के पावर -15 मीटर के आसपास का ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस आएगा। तो ये था आपका प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर। दूसरा आप देख रहे हो बोर मॉडल की यहाँ पर थ्योरी है, ठीक है ना। अब इसमें और बहुत ज्यादा कुछ एनसीईआरटी के अंदर ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता हो, फिर भी मैंने ये रख ली यहाँ पर थ्योरी। तो एक बार वापस से बोर के पोस्टुलेट रिवाइज करते हैं। तो पहला काम,
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हुआ? तो वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था, ठीक है ना। उस टाइम पे मैक्सवेल की थ्योरी थी जो ये कहती थी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, कोई भी चीज एक्सेलरेटेड मोशन में होती है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है, तो फाइनली वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाना चाहिए था। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया और स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नहीं बता पाया था, इसलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। अब आता है बोर एटॉमिक मॉडल। इसने अपने 3 पोस्टुलेट दिए। पहला पोस्टुलेट इसने ये दिया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे बिना एनर्जी रेडिएट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे, ठीक है ना, और इनको घुमाने वाली जो फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जिसमें कूलम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट से हमें ये पता चला कि कूलम फोर्स जो होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाली एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कभी भी आपको बोर पोस्टुलेट से कुछ भी करना है तो कूलम फोर्स लगाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमने कूलम फोर्स लगाई और इसे उठा करके हम अपना सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर डाल देते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल रिजल्ट ऑफ बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। अब हम आ जाते हैं सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट में उसने रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी जिस वजह से फेल हुई थी उसका उसने असम्पशन दिया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है बिना एनर्जी रेडिएट हुए जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। तो हर कोई सर्कुलर ऑर्बिट नहीं चलेगी, सिर्फ स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड वाली सर्कुलर ऑर्बिट चलेंगी। तो MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई, ठीक है ना। अब इसका जो प्रूफ था कि MVR NH/2 पाई होता है, तो ये डी ब्रोगली ने भी दिया था, ठीक है ना। डी ब्रोगली ने इसके सपोर्ट में एक इक्वेशन दी थी जो आगे अभी आपको चैप्टर में दिख जाएगी। उस बेसिस पर भी हम ये कह सकते हैं कि बोर का सेकंड पोस्टुलेट सही है और ये ओरिजिनेट हो रहा है डी बोर्ड या इसको सपोर्ट कर रही है डी ब्रोगली की इक्वेशन, जो कि आगे आपको अभी दिखेगी, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल बनता है और इवन आपके में आ भी चुका है अभी रिसेंट ईयर में। थर्ड पोस्टुलेट बड़ा सिंपल है, वो ये कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं या हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देते हैं या किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तो वो सिर्फ उसमें से डिस्क्रीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। डिस्क्रीट मतलब सिलेक्टिव एनर्जी, और वही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जो शेल की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। अब एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जब एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है और जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग हम व्हाइट बैकग्राउंड पर डार्क लाइंस बनाते हैं। तो व्हाइट पर डार्क लाइन इंडिकेट करती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। पॉइंट क्लियर? अब जब वो वापस लौट करके ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो डिफरेंट तरीके के फोटॉन्स वो एमिट करते हैं, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो डार्क बैकग्राउंड पर व्हाइट लाइन से होती हैं वो एमिशन स्पेक्ट्रम को इंडिकेट करती हैं, प्रेजेंट वाले स्पेक्ट्रम को इंडिकेट करती हैं। तो ये कुल मिलाकर के बोर के 3 पोस्टुलेट हैं। अब तीसरे पोस्टुलेट की समरी अगर हम लिखें तो जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा वो एनर्जी डिफरेंस दो शेल के बीच का ये फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा और फोटोन की एनर्जी हमारी हो गई Sc/λ। इससे आगे चल के हम स्पेक्ट्रल लाइंस और लैम्डा के ऊपर काम करेंगे। बहरहाल फिलहाल इन 2 पोस्टुलेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकालते हैं, रेडियस का, स्पीड का, टाइम पीरियड का, करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का, और इनकी प्रोपोर्शनलिटी याद करते हैं। ये करनी ही होती है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो रेडियस का, nth बोर ऑर्बिट की रेडियस का जनरल फॉर्मूला है 0.53 एंगस्ट्रॉम हो गया फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस, R0 n²/z। तो प्रोपोर्शनलिटी ध्यान रखनी है विद वैल्यू। v की वैल्यू है v0, ये हो गई फर्स्ट बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2.16 × 10⁻⁶ z/n। तो एज इट इज आपको याद रखनी है। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन n³ के प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी उल्टा कर लो, ठीक है ना, ये हो जाएगा z²/n³। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास क्या आएगा, अब एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, आप अपना मैग्नेटिज्म पढ़ ही चुके हो, तो बायोट-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे μ0/4π QV/r, ठीक है ना। तो r², तो QV/r²। अब वहां पर v का वैल्यू डालना पड़ेगा, r² का प्रोपोर्शनलिटी डालना पड़ेगा, पुट कर करा करके हमारे पास आएगा Z³/n5। इन पे बनते हैं हमारे प्रॉब्लम। दूसरी बात M/L, ठीक है ना, किसी भी घूमते हुए, ये भी मैग्नेटिज्म में आप पढ़ चुके हो, तो किसी भी घूमते हुए चार्ज पार्टिकल का डापोल मोमेंट वर्सेस एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, वो कांस्टेंट होता है और Q/2m के बराबर होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके M/L का रेशियो हो जाएगा E/2m के बराबर। यहां से हमने m निकाला तो m की वैल्यू होगी E/2m, l को हमने डाल दिया अपना वही सेकंड पोस्टुलेट से NH/2 पाई। अब n इक्वल्स टू 1 के लिए ये जो मैग्नेटिक डापोल मोमेंट होता है इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। तो कभी पूछ ले बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है तो हाथ पांव नहीं फुला लेने।
बोर मैग्नेट्रॉन होता है फर्स्ट बोर ऑर्बिट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। अब गौर करो, ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो चाहे आप फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पकड़ो या हीलियम प्लस पकड़ो, दोनों के लिए जो रहेगा हमारा बोर मैग्नेट्रॉन सेम रहेगा, एम का वैल्यू जो रहेगा वो सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, कंसेप्चुअल में पूछी जाती है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम मैंने जैसा बताया नए रखे हैं, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, आपको सीखने में मजा आएगा। तो प्रॉब्लम कह रहा है डिफरेंस बिटवीन nth and n plus 1th बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू n माइनस 1th बोर रेडियस देन वैल्यू ऑफ n। नए टाइप का सवाल है। तो n प्लस 1th पहले बोर रेडियस का फॉर्मूला r नॉट n स्क्वायर बाय z। तो ऑब्वियसली n प्लस 1th वाले का जो वैल्यू होगा रेडियस ज्यादा ही होगा, बाहर की तरफ होगा वो। तो ये कहना चाह रहा है n प्लस 1th वाली बोर ऑर्बिट nth वाली बोर ऑर्बिट का जो डिफरेंस है वो n माइनस 1th वाली के बराबर है, ठीक है ना। कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। n प्लस 1th की वैल्यू हो जाएगी r नॉट बाय z, तो देखो कट जाएगा, तो यहां बचेगा n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें इसे ओपन करना पड़ेगा, एक्सपैंड करनी, ये नहीं सीधे उठा के धड़ाम से काटने शुरू कर दिए, स्क्वायर ही उड़ा दिया यहां से। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी अगर करेंगे nn कट जाएगा, a प्लस बी करेंगे तो 2n प्लस 1 बचेगा। तो 2n प्लस 1 इधर बचा, यहां पर हमारे पास आ गया n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n, यहां से रिजल्ट आ गया n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल्स टू 0, और इधर से मेरे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है n की वो मेरे पास आ गई n इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ऐसा n इक्वल्स टू 4 के लिए होगा। तो इससे हम समझिए ये कह सकते हैं कि फिफ्थ बोर ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है ना, फिफ्थ बोर ऑर्बिट n की वैल्यू डाल दो, फिफ्थ बोर ऑर्बिट का रेडियस और फोर्थ बोर ऑर्बिट के रेडियस का डिफरेंस थर्ड बोर ऑर्बिट के रेडियस के बराबर होता है। सही है, तो इससे हम ये समरी निकाल, ऐसा हर किसी के लिए नहीं, ऐसा सिर्फ n इक्वल्स टू 4 के लिए। तो ये नहीं 11th का रेडियस माइनस 10th का रेडियस बराबर 9th का रेडियस कर रहे हो, हर जगह नहीं चलता, जिस जगह चलता है वो जगह है n इक्वल्स टू 4। तो आप स्पेसिफिकली ये कह सकते हो फिफ्थ का रेडियस माइनस फोर्थ का रेडियस बराबर थर्ड का रेडियस होगा। तो ये भी एक नए तरीके का रिजल्ट है जो इस न्यूमेरिकल से जनरेट हो रहा है। राइट आंसर इसका हो गया हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, ये कह रहा है a नॉट इज द बोर रेडियस एंड रेडियस ऑफ द n इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम। तो फॉर्मूला बेस्ड रेडियस के ऊपर ये भी प्रॉब्लम है। तो देखो ट्रिपली आयनाइज्ड यानी बेरिलियम 3+। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, ये बेरिलियम 3+ ही क्यों कर रहा है, क्योंकि बोर थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन वालों के लिए लगती है। बेरिलियम में होते हैं कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 भगाने पड़ेंगे तब जाके 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचेगा। तो बेरिलियम 3+ अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशी है। अब ये कह रहा है n इक्वल्स टू 2 है, यानी इसकी सेकंड बोर ऑर्बिट की बात चल रही है, ट्रिपली आयनाइज्ड है, z की वैल्यू हम ऑलरेडी वो ट्रिपली हो या चारों के चारों इलेक्ट्रॉन उसके रवाना कर दो, z एटॉमिक नंबर वो 4 ही रहना है, ठीक है ना। तो इसका जो रेडियस हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा r नॉट n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z से। अच्छा और क्या कह रहा है, r नॉट की जगह ये बोल रहा है a नॉट इज द बोर रेडियस, और ये कह रहा है तो इसमें बता दो इसका कितना होगा, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a नॉट इंटू n स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, z की जगह 4 आ जाएगा, यानी कि यहां से बड़ी मजेदार बात आ रही है कि बेरिलियम 3+ के सेकंड बोर ऑर्बिट का रेडियस जो है वो हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर ऑर्बिट के रेडियस के बराबर है। नहीं इतना रटने की जरूरत नहीं, वो इस इक्वेशन से पता चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। सुन लो नेक्स्ट बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये टाइम पीरियड के ऊपर बेस्ड है, तो हर एक प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर मैंने कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम आपके लिए रखा है। तो प्रॉब्लम ये कह रहे हैं इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड 4r। तो ये रहा न्यूक्लियस, एक सर्कुलर ऑर्बिट r रेडियस की है और दूसरी सर्कुलर ऑर्बिट 4r रेडियस की है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो होगा इनका रेशियो कितना होगा। अब देखो हमने अब ये भी पढ़ा कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर है। एक ही एटम की बात चल रही है तो z तो सेम होगा, तो कुल मिला के टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा t1 बाय t2 दैट इज इक्वल्स टू n1 बाय n2 का होल क्यूब। सही है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। बट मुसीबत है हमें n1 नहीं पता, n2 नहीं पता, हमें रेडियस पता है। हम रेडियस से n निकाल लेते हैं। कैसे, रेडियस रेडियस जो होती है किसी भी बोर ऑर्बिट की प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है। तो रेडियस का जो रेशियो हो गया r1 बाय r2 दैट इज इक्वल्स टू n1 बाय n2 का होल स्क्वायर। सही है, तो अब आप रेडियस की वैल्यू जानते हो कितनी, r और 4r, तो ये रेशियो हमारे पास आ गया n1 बाय n2 का जो होल स्क्वायर है, इस रेशियो की वैल्यू होगी 1/4
और n1/n2 की जो वैल्यू हो गई मेरे पास वो आ गई 1/2। अब ये जो रेशियो है हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां से टाइम पीरियड t1/t2 का जो रेशियो आ जाएगा दैट विल बी 1/8। तो क्या था, निकालना था टाइम पीरियड का रेशियो, जरूरत थी n की, वो डायरेक्ट दिया नहीं था, वो हमने रेडियाई के रेशियो से निकाल लिया। तो दो चीजें मिक्स करके इस सवाल को क्रिएट किया गया है, तो अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप इसका देखेंगे वो हो जाएगा हमारा सी वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो अब हमारे एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के प्रॉब्लम है। इसमें अगेन फिर चीजें हमें याद रखनी होती हैं, जैसे एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। अब ये आपने ग्रेविटेशन में मेरे से पढ़ा हुआ, ये नहीं एनर्जी का रिलेशन जो सर्कुलर ऑर्बिट वाला है। तो जनरली बोर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है -13.6 Z²/n², ठीक है ना। एक्साइटेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, एक्साइटेशन जब हम ग्राउंड स्टेट से उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कहां के लिए होगी, ग्राउंड से, n=1 से n=2 के लिए। सेकंड एक्साइटेशन की एनर्जी 1 से लेकर के 3 के लिए। तो ऐसे करके लिंक बनता है। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो हमें कुछ नहीं करना, z और n का वैल्यू पुट कर देना, यहां से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। जो भी सर्कुलर ऑर्बिट होती है उनके लिए हम अच्छी तरह जानते हैं, E का जो वैल्यू होता है, E का जो मैग्नीट्यूड होता है वो k के बराबर होता है और ये u/2 होता है। तो अगर आप कोई भी एक एनर्जी जानते हो तो बाकी दो एनर्जी अपने इस एनर्जी वाले रिलेशन से निकाल सकते हो, क्योंकि यहां ऑर्बिट हम सर्कुलर लेते हुए चलते हैं। अच्छा, ये रिलेशन हम लोगों ने ग्रेविटेशन में भी देखा था, मैंने बताया था कि ये चीज एज इट इज हम लोग वहां पे भी यूज करेंगे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में मान लो एक्साइटेशन nth शेल तक हुआ है, तो कितने डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स एमिशन स्पेक्ट्रम में होंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला है n(n-1/2), ठीक है ना। अब कैसे होंगे, तो वो n हम सारे इलेक्ट्रॉन 1 में भी आएंगे, फिर 2 में भी आएंगे, फिर 3 में भी आएंगे, तो हम गिनती करेंगे टोटल तो वो n(n-1/2) मिलते हैं। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कितने होंगे, तो एब्जॉर्प्शन में तो 1 से लेकर के n तक गए होंगे, तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6 एंड अप टू सो ऑन 1 से लेकर के n। तो गिनेंगे तो हमें मिलेंगे n-1। तो n-1 एब्जॉर्प्शन में होंगे, ठीक है ना, जो एब्जॉर्ब होंगे, जिनके करस्पॉन्डिंग क्या होंगी, डार्क लाइंस होंगी ब्राइट स्पेक्ट्रम पर, ब्राइट बैंड पर। और n(n-1) 2 प्रेजेंट होंगे एमिशन में। अच्छा, अब आप देख रहे हो ये कुछ एनर्जी लेवल का डायग्राम है, जो कि जनरली याद रहता है तो बढ़िया रहता है। इसमें एनर्जी डिफरेंस हमें फटाफट से पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी आता है तो फिजिक्स में भी आता है, हर बार आपको कराया हुआ है, मेरे को भी रटा पड़ा है, आपको भी याद रखना है। तो फर्स्ट की एनर्जी होगी हमारी हाइड्रोजन की -13.6, सेकंड की -3.4, 1.51, 0.85, -0.54, 0.366 तक हम जनरली याद रखते हैं। इन्फिनिटी की 0 हो गई। तो अगर यहां से यहां भेजना है, ठीक है ना, यहां से यहां भेजना है, तो एनर्जी डिफरेंस हो गया 10.2। अब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालना तो वो एज इट इज वही 10.2 आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो मैंने यहां कुछ नहीं किया, मैंने एक एनर्जी लिखी, दूसरी एनर्जी अपने इसी फॉर्मूले से उठा करके लिख दी। तो इसका मैग्नीट्यूड k के बराबर हो गया और इसका डबल कर देंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अगर आपको किसी एक शेल की एनर्जी दे रखी है, बाकी एनर्जी पूछिए, अपने इस एनर्जी वाले लॉ से लिख सकते हो। नेक्स्ट आप देख रहे हो स्पेक्ट्रल लाइन। अब यहां पर हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, लाइमन बार्मर पाशन ब्रैकेट, ठीक है ना। अब लाइमन जो होती है वो लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन आकर के गिरते हैं n=1 में। लाइमन के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, लाइमन वाली जो सीरीज आप ये देख रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो मिनिमम वेवलेंथ वाली सीरीज लाइमन कहलाती है। जितना गैप बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर मैक्सिमम एनर्जी के हिसाब से चलती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी वाले को हम सीरीज लिमिट बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी वाले को फर्स्ट लाइन बोलते हैं। शब्द ध्यान रखना, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी ये ध्यान रहनी चाहिए, उल्टी हो गई तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो सीरीज लिमिट होती है मैक्सिमम एनर्जी वाला और फर्स्ट लाइन होता है मिनिमम एनर्जी वाला। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ मैक्सिमम मिलेगी, एनर्जी मिनिमम है ना, तो वेवलेंथ मैक्सिमम मिलेगी। और सीरीज लिमिट वाले की एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम। तो इनका नामकरण एनर्जी के हिसाब से चलता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, फिर आ जाती है बामर सीरीज ये लाई करती है विजिबल रीजन में। ये इसकी फर्स्ट लाइन होगी रेड कलर की, फिर होती है ब्लू कलर H अल्फा H बीटा, और फिर होता है हमारा वॉयलेट कलर। तो ये तीन कलर यहां पर दिखाई देते हैं। लाइमन बार्मर पाशन, पाशन में गिरेंगे ये n=3 में, ये लाई कर जाता है हमारा, ये हो गया अल्ट्रावॉयलेट, ये हो गया विजिबल, फिर ये आ जाता है इंफ्रारेड। और ये हायर इंफ्रारेड में फिर अगले चलने शुरू हो जाते हैं लाइमन बार्मर पाशन। फिर इसमें n=4 में गिरने पर हमारे पास ब्रैकेट आता है, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के सीरीज हो गई। अब इस सीरीज में आप ये भी कर सकते हो कि यहां से यहां तक की एनर्जी और इधर से इधर, ये मैं हटा दूंगा अभी, ठीक है ना, इधर से इधर तक की एनर्जी, मान लो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट गिरा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और ऐसे करके आया, तो ये जो एनर्जी होगी E1 E2 प्लस E3 के बराबर होगी, ठीक है ना। फिर आप SC/λ डालोगे तो 1/λ1 1/λ2 प्लस 1/λ3 के बराबर आएगा। ऐसा भी सवाल मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहां पर आपको जानकारी दे दी इसकी।
नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख रहे हो स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का, लैम्डा निकालने का हमारा सिंपल फॉर्मूला है 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वायर। बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे इस पे बेस्ड होते हैं, कुछ नए प्रॉब्लम मैंने यहां पर रखे हैं जो भी कराऊंगा। रिक्वाइल्ड, अब देखो अभी तक क्या था, फोटोन निकल रहा था, एटम अपना मस्त पड़ा हुआ था, ठीक है ना, और अगर हमें उस फोटोन की वेवलेंथ वगैरह निकालनी है हम इससे निकाल सकते हैं। बट अब क्या हुआ, हम कंसिडर कर रहे हैं कि फोटोन के निकलने से एटम का पीछे की तरफ रिक्वाइल हुआ है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो तो फाइनल भी जीरो रहना चाहिए, एक इधर जा रहा है तो दूसरा उल्टा भागेगा। तो रिक्वाइल ऑफ एटम में जो एटम का मोमेंटम होता है वो हम मोमेंटम ऑफ फोटोन के बराबर करते हैं। ऐसा करने पर फोटोन के मोमेंटम लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, आइदर यूज कर लेंगे एच बाय लैम्डा जो आप डी ब्रोगली में पढ़ोगे, या फिर हम यूज कर लेंगे ई बाय सी, ठीक है ना। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम रिक्वाइल स्पीड निकाल सकते हैं या रिक्वाइल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम निकाल सकते हैं, इस पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम की बारी, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके के इसके अंदर रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, कुछ सिंपल भी होते हैं, कुछ थोड़े से मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल के भी होते हैं, हर वैरायटी मैंने मिक्स करके रखी है। कह रहे रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन। तो पहले थोड़ी सी बुद्धि चलाओ, क्योंकि इसमें सुनने में गड़बड़ रह गई तो फिर बाद में याद नहीं आएगा क्या गड़बड़ किया हमने। 1 2 3 बात चल रही है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होगी, यहां से यहां, तो दिस इज लैम्डा लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट जिसमें एनर्जी मैक्सिमम होगी और वेवलेंथ मिनिमम होगी, यानी ये सीरीज लिमिट होगा, ये शॉर्टेस्ट होगा, सही है। अब हमें इसका बाय इसका रेशियो निकालना है, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर, अब पहले हम इसकी बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट की, ठीक है ना। तो n1 हो गया 1, n2 हो गया 2, तो 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4, तो फाइनली लैम्डा लॉन्गेस्ट का वैल्यू आ गया 4 बाय 3 आर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालते हैं, तो शॉर्टेस्ट निकालने के लिए n1 हो गया 1, n2 हो गया इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी 0 बन जाना है। तो आर जेड स्क्वायर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, और यहां से लैम्डा शॉर्टेस्ट का वैल्यू आ जाएगा 1 बाय आर जेड स्क्वायर। अब ये किसका रेशियो जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है लॉन्गेस्ट बाय शॉर्टेस्ट, यानी इन दोनों का रेशियो। तो लैम्डा एल बाय लैम्डा एस का रेशियो हमारे पास आ गया 4 बाय 3। कई बार क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन इज टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर का बता दो, तो आपको बस वो सीक्वेंस पकड़ते हुए चलना है। अब बामर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है, इन्फिनिटी से 2 वाली, ठीक है ना। तो वहां पर अपने पास क्या आ जाता है 1 बाय 4 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, रेसिप्रोकेट करते हैं 4 बाय आर जेड स्क्वायर, 4 4 कट जाता, आंसर 1 बाय 3 आ जाता। तो कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं कि आपने याद कर लिया एक ही चीज वही पूछेगा, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है उठा करके लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन इज टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर पूछ ले। तो इसमें सिंपल हमें फॉर्मूला यूज करना और जैसा बोला गया है वैसा रेशियो निकाल करके देना है। ऐसे प्रॉब्लम को हम इजी लेवल मानते हैं, बट स्टूडेंट से सिली मिस्टेक हो जाती है और वो गड़बड़ कर देते हैं। तो भाई यहां थोड़ा केयरफुल रहते हुए करना है, जोश में ज्यादा नहीं आ जाना, कंसंट्रेशन पूरी बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट देख रहे हो, वन ऑफ द लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ Li2+। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। आमतौर पे इस तरीके का सवाल आने पर स्टूडेंट थोड़ा अटक जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं ऐसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। ये कह रहा है वन ऑफ द लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम 2+, ठीक है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रवाना करे तब जाके हाइड्रोजन जैसा बना और उसके अंदर बोर मॉडल लगा, ठीक है ना। हैज द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कितना बढ़िया सवाल बना दिया। तो ये कह रहा है Li2+ में, ठीक है ना, Li2+ में एमिशन स्पेक्ट्रम में, तो हमें नहीं पता कहां से कहां कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, तो Li2+ में मान लो n2 से n1 कूदा, ठीक है ना। तो यहां से यहां जंप करने पर ये जो फोटोन निकला, कहता है इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है ना, ये सेम है बामर सीरीज के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर सीरीज 1 2, ठीक है ना। बामर सीरीज कौन सी वाली, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज 3 4। अब फर्स्ट लाइन कहां से कहां हुई, ये हुई। सेकंड लाइन कहां से कहां हुई, ये हुई। तो इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा सेकंड लाइन, ठीक है ना, कहां से कहां कूदने पर हुई 3 4। तो 4 से 2 में जंपिंग पर जो लैम्डा सेकंड लाइन निकल रहा है बामर का, उसका और इसका वैल्यू बराबर है। अब कैसे करें, तो स्टूडेंट क्या करता है, गलती क्या करता है, वो गलती बता। देखो हमें ना n1 पता ना n2 पता, ठीक है, दो वेरिएबल है। तो आमतौर पे गलती क्या होती है, उसने सुना 4 से 2 वाले की वेवलेंथ बराबर है और उठा के वो स्पेक्ट्रल वाला फॉर्मूला लगाया 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो उसने उठा करके ये फॉर्मूला लगाया 1 बाय n1 स्क्वायर करा, तो यहां से आ गया 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16, और इसके लिए 1 बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला दोनों को बराबर लपेट दिया। हुआ क्या, हुआ ये n1 और n2 दोनों फंस गए एक ही जगह।
एक इक्वेशन से आज तक दो वेरिएबल तो निकले नहीं, मैंने भी नहीं निकाले, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल आते ही नहीं, तो आप कहां से सॉल्व करोगे? फिर वो क्या, फिर वो बीच रास्ते में छोड़ देता है, कहता है यार रहने दो, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को करने का प्रॉपर तरीका ये है। आप अगर आप n1 n2 नहीं जानते तो ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा ऐसे होगा कि भाई इधर का जो एनर्जी डिफरेंस है और इधर का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, और ऐसा तब होगा जब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी बराबर हो, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी बराबर हो। सही है। तो हम क्या करेंगे, जहां भी बोल रहे हैं कि इसकी वेवलेंथ और उसकी वेवलेंथ बराबर है, तो जहां से जहां का ट्रांजिशन है उनकी एनर्जीज को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने पर एक एक इक्वेशन बन जाएगी, उससे एक एक वेरिएबल आ जाएगा अपना, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूं। तो फोर्थ शेल हाइड्रोजन एटम वाला, इसकी एनर्जी N2 लिथियम 2+ के बराबर करते हैं। एनर्जी का पहले फॉर्मूला, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हमारा -RHC, ठीक है ना। मैंने रेडबर्ग कांस्टेंट लिखा है, -13.6 भी लिख सकते हो, Z²/n²। तो एनर्जी ऑफ N2 फॉर लिथियम 2+, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 3, ठीक है ना, और बात चल रही है N2 की, तो हम यहां N2 डालेंगे, तो -RHC मैं यहां लिख दूं N2 लिथियम 2+, -RHC इंटू 9 भी क्या 3 स्क्वायर कर रहा हूं, और बाय N2², और इसको हम बराबर करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सही है, फोर्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसका वैल्यू हो जाएगा -RHC। अब हाइड्रोजन है तो Z हो गया 1, और N की जगह हमारे पास आ गया 4²। सही है। तो मैंने जानबूझ के स्क्वायर नहीं किया क्योंकि अंडर रूट के तो लेने हैं। तो यहां से इनको इक्वेट करते हुए देखो, ये कट गया, N2² की वैल्यू आ गई 3² इंटू 4², यानी कि N2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 12। इसका मतलब ट्रांजिशन 12th से हुआ होगा किसी में, अब इतने से आंसर पकड़ सकते हो आप। अब इसमें 12th से ट्रांजिशन एक ही में दिख रहा है, यही आंसर होगा, दूसरे को भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां पर हमारा सवाल भी हो गया, दो वेरिएबल ने परेशान भी नहीं किया। खैर अभी दूसरा भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं N1 थोड़ा ना, ये थोड़ा ना उड़ा दूंगा। अब N1 के लिए हम इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो -RHC 3² बराबर -RHC, ठीक है ना, 1² और कितना 2²। तो N1² की वैल्यू आ गई 2² टाइम्स 3², ठीक है ना, और N1 की वैल्यू आप देख सकते हो 6 आ गई। यानी ट्रांजिशन 12 से 6 जब Li 2+ में होगा, तो उसकी जो एनर्जी या वेवलेंथ है 4 से 2 वाली ट्रांजिशन हाइड्रोजन वाली या सेकंड लाइन ऑफ पामर वाली के बराबर होगी। ये था इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। तो इस तरीके के जब दो वेरिएबल फंसते हैं तो एनर्जी इसको इक्वेट करके इनका आंसर निकलता है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मॉडरेट टू हार्ड लेवल इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये घिसा पिटा प्रॉब्लम, पर बड़े काम का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये अच्छे कोई हालत खराब करता है। कहता है इन द फिगर 6 लाइंस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम आर शोर, विच ऑफ देम विल बी एब्सेंट इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, एब्सेंट इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वाली लाइंस एब्सेंट होगी? यहां पर आप वैसे डबल मीनिंग बातें करते हो, ये एग्जामिनर डबल मीनिंग बातें कर रहा है, ये अपने हिसाब से, ये कोई गाली वाली नहीं दे रहा है, ये अलग तरीके से कर रहा है, आपको दिमाग खराब कर देगा। अब देखो टेक्निकली क्या है। अभी अभी अब जस्ट हमने सीखा था, एब्जॉर्प्शन में 1 से जाते हैं, ठीक है ना, और एमिशन में 1 में भी आते हैं और साथ साथ में और भी शेल में आते हैं। तो देखा जाए तो ये वाले, ये तीनों के तीनों एमिशन में भी है तो एब्जॉर्प्शन में भी है। तो जो नहीं है वो ये है, तो आंसर होना चाहिए 4 5 6, ठीक है ना। तो जो एब्जॉर्प्शन में नहीं होंगे, ठीक है ना, जो फोटॉन्स नहीं होंगे वो होंगे 4 5 6। सवाल पे गौर करो, ये कह रहा है फिगर 6 लाइंस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम आर शोर, व्हिच ऑफ देम विल बी एब्सेंट इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लैंग्वेज में खेल गया वो, ये कह रहा है बताओ इनमें से कौन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्सेंट होगा। आपको कि समझ गए सर, इतना सिंपल था तो मीनिंग है, ठीक नहीं, अभी भी नहीं समझे। इसका राइट आंसर होगा 1 2 3। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, ये होगा 4 5 6 होगा, नहीं, राइट आंसर होगा 1 2 3। आपको ये क्या चक्कर चल गया, अचानक से कैसे हो गया? तो सुनो, उसने लैंग्वेज यूज करी एब्सेंट। अब आप यहां एब्सेंट माइंडेड हो गए, आपने यहां डबल मीनिंग ले लिया, आपने सोचा 4 5 6 की बात चल रही है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है उनको हम एब्सेंट वेवलेंथ बोलते हैं। तो कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी? 1 से लेकर के इसकी, 2 से लेकर के इसकी, 3 से लेकर के इसकी, और ये वेवलेंथ वहां पर एब्सेंट कहलाएंगी। आपको कि हाँ ये बात तो ठीक, हमने तो इतना सोचा ही नहीं, तो आप तो कहीं और सोच रहे थे ना, इसलिए तो डबल मीनिंग था। तो 1 2 3 वाली ये भी अपने फिजिक्स के स्टाइल का है, थोड़ा ना कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, इतने साल पढ़ाया है, थोड़ा ना कि ऐसे ही हंसी मजाक चलेगा, ठीक है ना, बेसिर पैर का। तो कंसेप्ट के अंदर चीजें चलती हैं। तो 1 2 3 वाली वेवलेंथ जो एमिशन स्पेक्ट्रम की है, यही एब्जॉर्प्शन के अंदर जाकर के एब्सेंट वाली का काम करेगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में इनके फोटॉन्स जो होंगे वो हाइड्रोजन एटम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो राइट आंसर इसका 4 5 6 नहीं है, राइट आंसर इसका 1 2 3 है। बहुत ही केयरफुल रहना एग्जाम में ऐसा सवाल करते वक्त, ठीक है, तो इसलिए इसको रखा था। नेक्स्ट, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 10.2 करस्पॉन्ड्स टू लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट, ठीक है, तो 10.2 की हमें पता है 10.2 निकलता है सेकंड से फर्स्ट के ट्रांजिशन में, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। कह रहे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है 2 से 1, खुद ही बता दिया उसने, इन हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट। अब बट इट इज फ्री टू मूव, अब क्या होगा, हाइड्रोजन एटम फ्री टू मूव है, ठीक है ना, यानी इसने फोटोन एमिट करा, खुद इधर भाई साहब रिकॉइल कर गए, ठीक है ना, इज एमिटेड इफ वी टेक इनटू अकाउंट रिकॉइल ऑफ एटम देन फोटोन इज एमिटेड। तो बताओ उस फोटोन की जो वेवलेंथ है लैम्डा नॉट से ज्यादा होगी या कम होगी, तो भाई ये तो तब लेते हैं ना जब हाइड्रोजन एटम रेस्ट पर हो, यानी अब जो निकलने वाली एनर्जी है, यानी ये जो एनर्जी है 2 से 1 की एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगी। आप समझ गए, यानी अब ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर हम ये चीज हटा दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, सिंपल प्रूव हो गया। तो इसका मतलब एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 2 से 1 जो ये 10.2 वाली दे रखी है या लैम्डा नॉट वाली दे रखी है, मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फोटोन व्हाइल रिकॉइल, ठीक है ना। तो इसको हमने पुट किया एस सी बाय लैम्डा नॉट, 10.2 भी नहीं डाला क्योंकि लैम्डा लैम्डा नॉट निकालना है, इसको हमने डाला एस सी बाय लैम्डा, तो यहां से ये कटा फिटा और पता चला लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट। कंसेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, तो राइट आंसर हो गया लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, यानी सी वाला। मजेदार सवाल था, ठीक है ना। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस खाली कंसेप्ट से खेलना सिखा रहा हूं आपको कि ऐसे ऐसा करके खेला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रॉब्लम ये आ जाता है डी ब्रोगली, अरे बड़ा गजब है, ठीक है ना, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा रखा है। तो डी ब्रोगली भाई साहब क्या कहते हैं, बोर ने जो बातें बताई वो बिल्कुल सत्य वचन है, ठीक है ना। बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो बिल्कुल सही है। तो लोगों ने पूछा कैसे सही है, कहता है इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है। अब वेव के फॉर्म में रिवॉल्व करेगा तो आप ये देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट वेव, और ये वेव जब सुपरपोज करेगी इस ऑर्बिट के अंदर तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट होगा। इस स्टैंडिंग वेव पैटर्न में हम अच्छी तरह जानते हैं दो नोड के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी λ/2 होती है, तो ये दूरी हो गई हमारी लैम्डा के बराबर। तो इसने क्या किया, अब जैसे ये देखो आप, एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, ठीक है ना, तीन वेवलेंथ और चार वेवलेंथ। तो इसने क्या किया, इसने जनरलाइज रिजल्ट कर दिया कि nth ऑर्बिट अगर चल रही है तो ये जो 2πr होगा, ये 2πr का जो वैल्यू होगा ये लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहां से इसने जनरेट किया और रिजल्ट निकाल करके दिया कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेव की तरह है इसलिए जो टोटल पाथ लेंथ होगी 2πr उसकी वैल्यू लैम्डा के बराबर होगी स्टैंडिंग वेव पैटर्न के हिसाब से। तो 2πr बराबर एन लैम्डा हो गया। पर इससे कहां प्रूव हुआ कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो इसने कहा रोको तसल्ली रखो, अब हम यहां लैम्डा की वैल्यू डालते हैं। तो 2πr इक्वल्स टू एन, लैम्डा की जगह डाला हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस h/mv, यहां से हमें मिला mvr इक्वल्स टू nh/2π। कहता लो भाई बोर तुम्हारा प्रूफ यहां पर तैयार है कि एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए वो nh/2π होना चाहिए, इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होना चाहिए। तो यहां से इसने ये प्रूव कर दिया। खैर ये तो इनकी आपस की बात है, हमें क्या करना है, हमें यहां पर पूछा जाएगा लैम्डा का वैल्यू और हम फंस जाएंगे, ठीक है ना, सवाल ही ऐसा रखा हुआ है मैंने। तो ये ध्यान रखना, ये आर जो है रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट है। अब मान लो यहां पर वो पूछता है बताओ लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एन है या क्या है, या किस तरीके से लैम्डा और एन का वेरिएशन है, तो यहां फंस सकते हो। तो इससे बचने का तरीका ये है कि ये आर रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट है, जिसको हम पुट करेंगे आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। तो अगर मैं ये रिजल्ट उठा करके यहां पर पुट करूं तो 2π आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड बराबर एन लैम्डा। बहुत ध्यान से देखना, ये कैंसिल हुआ तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2π आर नॉट टाइम्स एन बाय जेड। सही है। तो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट लैम्डा हम निकाल सकते हैं किसी भी nth बोर ऑर्बिट की। अब हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन नहीं है, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। यानी कि अगर आप यहां पर फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात करोगे तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में जो पाथ लेंथ होगी यानी 2πr होगा वो 1 लैम्डा के बराबर होगा, सेकंड बोर ऑर्बिट में 2 लैम्डा के बराबर होगा, थर्ड बोर ऑर्बिट में 3 लैम्डा। तो आपने ऐसे बहुत सारे सवाल सुने होंगे कि हाँ 3 वेव इसके अंदर फिट आ रही हैं, तो चलो अब बताओ यहां पर जो है आर का वैल्यू कितना होगा, तो 3 वेव थर्ड बोर ऑर्बिट में फिट आएंगी, रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट बता दो उसको उठा करके। तो ऐसा ही कुछ सवाल मैंने इस पे रखा हुआ है, तो बहुत बढ़िया सा ये एक प्रॉब्लम माना जाता है। अब जैसे इसको देखो, if radius of first Bohr orbit is x, then the de Broglie wavelength of electron in third Bohr orbit is nearly। तो थर्ड बोर ऑर्बिट का हमें रेडियस निकाल के देना है। तो पहले तो हमने लगाया अपना डी ब्रोगली वाला रिलेशन 2πr बराबर एन लैम्डा। अब जिस बच्चे को नहीं पता, जिसने इस r को उठा करके x डाल दिया और n की वैल्यू इसने पूछा, अच्छा थर्ड की पूछ रहा है, n की वैल्यू हम 3 डाल देते हैं,
तो लैम्डा की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 2πx/3, वो बेचारा ढूंढता रह जाएगा, आंसर ही नहीं दिखेगा उसको। तो यहां पर हमें मॉडिफाई करना है, दिस इज द रेडियस ऑफ एन बोर ऑर्बिट, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके अपना रिजल्ट बनेगा 2πr0 टाइम्स n/z इक्वल्स टू लैम्डा। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या जानना चाह रहा है, वो कह रहा है कि x जो है फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, तो ये हो गया 2πx। n की बात चल रही है थर्ड यानी 3, ठीक है ना, और देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट। अब बात चल रही है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना, तो z की वैल्यू 1 डाल दी, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 6πx। अब आप राइट आंसर इसका मिला सकते हो, और इस हिसाब से राइट आंसर इसका हमारा सेकंड वाला। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सोच समझ के अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट आप देख रहे हो, अब हम आते हैं एटम से फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक से फिर हम अपना रेडिएशन प्रेशर और डी ब्रोगली की तरफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेहद आसान और इसका न्यूमेरिकल 100% होने वाला, ठीक है ना, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल मैंने रखे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ यानी ई की वैल्यू जब वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है, अगर बराबर होगी तो जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक होगा, तो W से ज्यादा या इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू W, तो लाइट जब जाकर के टकराती है तो टकराने पर वहां पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स नहीं होती, 0 से k मैक्स के बीच में लाई करती है। तो आइंस्टीन ने यहां पर इक्वेशन दी काइनेटिक की नहीं, k मैक्स की। तो k मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है E माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। E माइनस डब्ल्यू करने पर हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन 0 से k मैक्स के बीच में लाई करता है। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ने इनर ऑर्बिट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ कोलिजन की है, ठीक है ना। तो ये बेसिक थ्योरी है जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक की। खैर, अब k मैक्स को, ठीक है ना, यहां पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का। तो अब जैसे जैसे एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं, करंट बढ़ता चला जाता है, कुछ टाइम बाद जाकर के करंट सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड तब हो जाता है जब जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं सारे के सारे यहां पर हमारे रिसीवर पर पहुंच रहे हैं। अब अगर हम इसी एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव करें तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देता है। तो वो पोटेंशियल जहां पर के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन भी पहुंच नहीं पाता, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये निकालने का तरीका, हमने के मैक्स को ईवी नॉट डाल दिया, हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन मॉडिफाई हो गई। तो अब ये दो इक्वेशंस है जिन पे 100% फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल रहता है। तो मैं सवाल दिखाता हूं आपको। तो फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो आप देख रहे हो, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस बाय इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना कैन बी स्टॉप्ड। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मैंने डायरेक्ट रिजल्ट्स दे दिए और सवाल पूछ लिया। तो दो इक्वेशन दो अननोन का सवाल हमेशा मैंने आपसे कहा है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है एग्जामिनर का, और इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में बहुत बहुत मतलब हर बार ही पूछा जाता है, बहुत तो छोड़ ही दो। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस बाय इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, या ऐसे बोलूं वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट 200 नैनोमीटर है, वैल्यू हम बाद में डालेंगे, ठीक है ना। कैन बी स्टॉप्ड बाय ट्रैवलिंग 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रुक रहा है, तो जो के मैक्स होगी, ठीक है ना भाई, रिटार्ड करा रही होगी, तो के मैक्स हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा भी हो जाएगा। तो के मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई इंटू डी। अब ये तो आपको आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हो। तो ये हो गया हमारा के मैक्स का वैल्यू। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है तो हम इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। तो ई को तो पढ़ा रहने दो, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 हो गई, ठीक है ना, डिस्टेंस 1 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्स की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे ई वी नॉट डाल दो, ई उड़ा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया -4, आंसर माइनस में आएगा, रिवर्स पोटेंशियल होता है वो, ठीक है। तो के मैक्स हमारे पास आ गया। अब करना क्या है, हमें क्या पता लगा करके देना, हमें इसको बताना है इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ कैन बी स्टॉप बिफोर ट्रैवलिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इन। अच्छा, अब ये करना क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस बाय इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ कैन बी स्टॉप्ड बिफोर ट्रैवलिंग 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 न्यूटन। तो इसमें करना कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, तो मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है। कैलकुलेट, मैं भी वही समय करना क्या है, सब कुछ तो बता दिया, तो पूछा गया है तुमने। तो कैलकुलेट वर्क फंक्शन, ये करना है, ठीक है ना। तो अधूरा नहीं है, कैलकुलेट वर्क फंक्शन इसमें मिसिंग रह गया। तो हमें वर्क फंक्शन मेटल सरफेस का कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं, कौन सा आफत का काम है। तो के मैक्स की जो वैल्यू हो गई वो हमारी हो गई ई माइनस डब्ल्यू, के मैक्स हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई को हम एस सी बाय लैम्डा से लिखेंगे, और वर्क फंक्शन हमें से देना है। तो इसकी वैल्यू आ गई एच सी। अब देखो एच सी का वैल्यू क्योंकि लैम्डा में नैनोमीटर में दे रखा है, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर हो गया, और एंगस्ट्रॉम में होता है 12400 यूज कर लेते।
तो एच सी की जगह हमने यूज करा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 200 नैनोमीटर, ठीक है ना, और के मैक्स इधर आकर के -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो कैलकुलेशन वाइज ऐसा कुछ खास नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट कंसेप्ट वाइज अच्छा है। तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई 6.2 -4 करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू बतानी है, तो विच इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर हो गया डी वाला। तो अच्छा सवाल था, ठीक है ना, ये नहीं कि कोई भी सड़ा हुआ सवाल उठा करके मैंने आपको करा दिया। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमने केएमएक्स निकाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपने देखा, और फिर उससे हमने वर्क फंक्शन निकाला। तो 2 इक्वेशन और 2 अननोन पे काम चला। नेक्स्ट, ये पेटेंटेड प्रॉब्लम है, मतलब आए ऐसे हैं, ठीक है ना, इससे अलावा हट करके कुछ नहीं पूछा हो, तो मैंने फिर भी अपनी तरफ से आपको करा दिया ताकि थोड़ी नॉलेज बूस्टअप हो जाए। अब ये प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम है जो आपके में आते ही आते हैं, ठीक है ना, तो इनको तो छोड़ के क्यों जाना, पढ़ो। और उसी इक्वेशन पे बेस्ड है, एक ही तो ले देगी इक्वेशन आइंस्टीन वाली, और बाकी ग्राफ है आगे देखोगे आप। कह रहा है व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है वो हमें लैम्डा दे रखी है। आगे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5v0, तो इक्वेशन बनी ev0 एच सी बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू। तो पुट करते हैं, तो 5v0, तो 5ev0 एच सी बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे आगे ये बोल रहा है व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा इज इंसिडेंट, ऐसा 22 में भी आया था, ठीक है ना, पर वो थोड़ा सा गलत हो गया था, पर उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था चैलेंज, तो आपको इक्वेशन के हिसाब से चलना है। तो कह रहा है अब जब हम लाइट की वेवलेंथ कर देते हैं 3 लैम्डा, एनर्जी बढ़ा दी। अब एनर्जी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ने से क्या, एनर्जी बढ़ा दी या कम कर दी, कम कर दी सॉरी, क्योंकि पहले जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा थी, अब हमने वेवलेंथ तो बढ़ा दी, तो इनवर्स में आ गया, तो एनर्जी लाइट रेडिएशन की कम हो गई। एनर्जी कम होगी तो केएमएक्स कम हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो चेक करके देख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 हो गया, यहाँ 5v0 था, उन्होंने क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। खैर चलो, अब ये उनकी सिरदर्दी है, हम अपने हिसाब से इक्वेशन करते हैं। तो ये कहता है अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रह जाता है वो V0 है, तो इक्वेशन बनी ev0 बराबर एस सी बाय 3 लैम्डा माइनस डब्ल्यू। अब मुद्दा फिर से वही, करें क्या, पता क्या करना है, वर्क फंक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन, और वो किस टर्म में निकालना है पहले चेक करो, लैम्डा के टर्म में निकालना है, यानी इसको एलिमिनेट करना है। तो अब इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट मार दिया, माइनस माइनस प्लस, ये उड़ गया, इधर आ गया 0, इधर बचा माइनस का 2/3 एस सी बाय लैम्डा, 2/3 ना, हाँ, एस सी बाय लैम्डा प्लस का 4w। तो इधर से w का वैल्यू मेरे पास आ गया, ठीक है ना, इसको आप सामने ले जाओ, तो ये रिजल्ट आ जाएगा एस सी बाय 6 लैम्डा। तो एस सी बाय 6 लैम्डा इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। कई बार थ्रेशोल्ड भी पूछ लेता है, तो एस सी बाय लैम्डा नॉट डालो, लैम्डा नॉट की वैल्यू 6 लैम्डा हो जाएगी, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी यहाँ पर। तो राइट आंसर ए आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, हाँ ये भी बहुत अच्छा सवाल है, हर सवाल अच्छा रखा हुआ आपके लिए। ये कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की स्पीड केमैक्स वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है, एक्साइटिंग वेवलेंथ चेंज टू इतना, वेवलेंथ कम कर दिया तो केमैक्स जो होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब वो बढ़ करके बढ़ तो जाएगी, इसके बराबर होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, क्या होगी, ये आंसर निकालने में कंफ्यूजन आ जाता है। अब देखो कैसे करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, एक ही तरीका इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन हमारी चलेगी केमैक्स बराबर ई माइनस डब्ल्यू, ठीक है। केमैक्स की वैल्यू डाली हाफ एम वी स्क्वायर, ई की वैल्यू हमने कितनी दे रखी है, वेवलेंथ लैम्डा, तो एस सी बाय लैम्डा, डब्ल्यू बेचारा पड़ा रहने दो, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बनाई, अब जो नई स्पीड है वो वी डैश स्क्वायर ले लेते हैं, और वेवलेंथ हमने कितनी कर दी 3 लैम्डा बाय 4, तो ये आ गया 4 एच सी बाय 3 लैम्डा माइनस डब्ल्यू, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब करेंगे क्या, हमें v डैश और v का रिलेशन चाहिए, लैम्डा वैम्डा नहीं चाहिए, तो अब हम w नहीं एलिमिनेट करें, w कर दिए तो आप एलिमिनेट हो जाओगे, ठीक है ना। हम यहां पर एस सी बाय लैम्डा को एलिमिनेट करेंगे, कैसे, यहां से एस सी बाय लैम्डा की वैल्यू उठाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, और यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रिजल्ट आ गया हाफ एम वी डैश स्क्वायर बराबर 4/3 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, ध्यान से लिखना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर, अब आप लग रहा अरे सर कुछ नहीं आया, आंसर गड़बड़ हो गई, अरे आएगा सब, तसल्ली तो रखो, हाफ एम वी स्क्वायर और ये 4/3 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, तो w/3। अब चेक करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं ये चीज इससे तो बड़ी है, प्लस w/3 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हाफ एम वी डैश स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 4/3 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो उड़ा दो पहली फुर्सत में, तो v डैश इज ग्रेटर दैन रूट अंडर 4/3 ऑफ v। तो लो मैंने पूरा प्रूव कर दिया कि स्पीड बराबर नहीं आएगी भाई, रूट अंडर 4/3 से बड़ी आएगी। राइट आंसर आपके सामने है,
ग्रेटर देन रूट अंडर 4/3, परफेक्ट आंसर निकाल के दिया है डी। तो इस तरीके से करके काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना होता है। तो हम एस बाय लैम्डा को एलिमिनेट करते हैं, तब जाकर के वो हमारे पास आता है। शब्द ध्यान रखने, ठीक है ना, तभी एग्जाम में आप इन सवालों को लगा पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये दो ग्राफ है, बहुत ही सिंपल है, 50 बार बताए हुए, फिर से बता रहा हूं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इफेक्ट ऑफ एनर्जी। तो देखो, जब हम लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी चेंज करते हैं, तो इंटेंसिटी चेंज होने से एनर्जी चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ फोटोन, क्वांटिटी ऑफ फोटोन चेंज करती है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे, ऐसा होने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी करंट की वैल्यू चेंज करेगी। तो हमने क्या किया, दो लाइट की इंटेंसिटी यूज कर रखी है, I1 और I2। अब I1 यूज करेंगे तो मान लो एफिशिएंसी, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी हम 75% ले लेते हैं, इसका मतलब 100 फोटोन टकराने पर 75 फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो करंट 75 फोटो इलेक्ट्रॉन का है, सैचुरेशन, ठीक है ना। अब हमने इंटेंसिटी डबल कर दी, तो अब 150 फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और 150 जब अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी चेंज करने से नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज करते हैं, और ऐसा होने से सैचुरेशन करंट चेंज करता है। तो सैचुरेशन करंट से हम इंटेंसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, जो ऊपर लाई करेगा उसकी ज्यादा, जो नीचे लाई करेगा उसकी कम। अब क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं करी, एनर्जी नहीं चेंज करी तो केमैक्स नहीं चेंज करेगा, केमैक्स नहीं चेंज करेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज करेगा। तो ये दोनों ग्राफ आकर के पीछे एक ही जगह मिल रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एनर्जी नहीं चेंज हुई है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी चेंज हुई है। ऐसे करके कंसेप्चुअल वर्जन तैयार होता है, आगे मिल जाएगा। अब अगर आप लाइट की सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेंज कर रहे हो, तो एनर्जी चेंज करने से इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, होते को होते ही है। तो आप चेक करो, यहां पर सैचुरेशन करंट जो है वो एज इट इज है, पहले भी 100 फोटोन जा रहे थे, अभी भी 100 फोटोन टकरा रहे हैं, बस अंतर है उनकी एनर्जी का, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारा जो सैचुरेशन करंट है वो चेंज नहीं हो रहा। सैचुरेशन करंट एनर्जी चेंज होने से चेंज नहीं होता। तो चेंज कौन हो रहा है, केमैक्स चेंज हो रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। जितनी एनर्जी बढ़ाएंगे केमैक्स भी उतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा से बढ़ेगा, ठीक है ना। अभी आपने झटका खाया है पिछले वाले सवाल में, स्पीड उतने से नहीं बढ़ रही, रूट 4/3 v से ज्यादा हो रही है। तो अगर हम एनर्जी डबल करेंगे तो केमैक्स डबल से ज्यादा होगा, अब तो समझ आ गया होगा। ट्रिपल करेंगे ट्रिपल से ज्यादा होगा, 4 टाइम्स करेंगे 4 टाइम्स से ज्यादा होगा, ठीक है ना। स्पीड अगर हम चेंज करेंगे तो वो उतने से ज्यादा होगी, वो मैंने अभी जस्ट प्रूव किया। तो बात वापस से आती है, तो एनर्जी अगर हम बढ़ाएंगे तो केमैक्स और उससे ज्यादा होगा, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी और उससे ज्यादा होगा। तो ग्राफ का यहां पर नेचर हमें इंडिकेट करता है कि दोनों की एनर्जी अलग अलग है। तो आई थिंक ये सिंपल सा ग्राफ समझ आ गया होगा। दो और ग्राफ है। अब एक ग्राफ है केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अब केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखें अपनी वही इक्वेशन से, तो ये बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन, स्लोप इसका h के बराबर होगा। इसको अगर हम पीछे खींचे तो ये इस जगह पर आकर के मिलेगा, ठीक है ना। डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर, हाँ, इक्वेशन वाइज हम चल रहे हैं, प्रैक्टिकली काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये ग्राफ नेगेटिव रीजन में नहीं होगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमें वैल्यू मिलेगी, तो आप इसको जीरो कर दो, ठीक है ना, सॉरी एक्स एक्सिस को जीरो कर दो, तो फ्रीक्वेंसी को जीरो कर दो, तो वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। यानी अगर आपको इधर कट करता हुआ और इधर कोई मार्किंग में वैल्यू दे दे, जैसे बोल दे -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फट से वैल्यू पकड़ लो वर्क फंक्शन की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो हम इधर से वर्क फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, इससे भी हम वर्क फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो जुगाड़ है, या तो ये दे रखा हो या इधर कट करके दे रखा हो, तो जहां भी दे रखा होगा हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ। अब आप देखो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अब वी नॉट अगर हम इधर ले रहे हैं तो इधर तो ऑब्वियसली नहीं ही होगा, तो इधर जहां ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना, वो वर्क फंक्शन बाय ई की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो जैसे उसने बोल दिया कि ये वाली जो वैल्यू है, सपोज करो -4 वोल्ट है, तो हम उससे फट से वर्क फंक्शन पकड़ेंगे, माइनस साइन ड्रॉप करके, ठीक है ना, वो हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। इसका स्लोप h/e के बराबर है, ठीक है ना। अब h/e की वैल्यू आप जब लोगे, ठीक है ना, तो h/e की जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी एज कंपेरिजन टू, अगर हम h/e की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा क्यों आएगी, अब तो e से डिवाइड कर दिया तो कम आनी चाहिए, ठीक है ना। अरे e 1 से छोटा है भाई, ठीक है ना। तो h/e जो होगा वो h से ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है ना, आप चेक करके देख लेना। तो यहां पर h/e की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, यानी इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो कम होगा। तो ये भी कंसेप्चुअल वर्जन में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आप देखो इस पे बेस सवाल, ये कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट experiment stopping potential changes by 30 volt if we change frequency of the radiation the magnitude of change in frequency। ग्राफ के ऊपर जबरदस्त सवाल है, आप बिना ग्राफ के भी कर सकते हो। तो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दे रखा है। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन क्या है, ई वी नॉट एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। तो अगर हम इसको चेंज करें तो मान लो पहले न्यू वी नॉट 1 था, अब फ्रीक्वेंसी न्यू 1 थी, अब वी नॉट 2 है, एच न्यू 2,
माइनस डब्ल्यू, वर्क फंक्शन दोनों चेंज होगा, तो मेटल चेंज करेंगे तो चेंज होगा। तो अब इसका चेंज लें तो ई टाइम्स डेल्टा वी नॉट बराबर एच टाइम्स डेल्टा न्यू। तो ये हमारी इक्वेशन जनरेट हो गई। तो ये एक नए टाइप का सवाल मैंने आपको कराने की कोशिश करी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें दे रहा है चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 30 वोल्ट, तो हमें पता करना है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। पुट करो तो ई इंटू 30 वोल्ट बराबर एच इंटू डेल्टा न्यू। यहां से हम डेल्टा न्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। प्लैंक कांस्टेंट ये खुद कह रहा है 6.6 नहीं 6 यूज करो, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। टाइम्स हमारे पास आ गया 30। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बहुत इजीली ये आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 15 और हर्ट्स बोल लो या पर सेकंड बोल लो। दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी 30 वोल्ट के स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करने पर आएगी उसकी वैल्यू हो गई 8 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स या पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब तो ये दोस्त है, ठीक है, तो ग्राफ हमारा दोस्त है, ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस ग्राफ में, हमें समझना है। तो देखो ये दो ग्राफ देखो यहां मिल रहे हैं, तो हम तो सब करेंगे बाद में, ऑप्शन वेरीफाई कर लेंगे। तो ए और बी में अगर हम कंपेयर करें तो ए और बी की इंटेंसिटी अलग अलग है। तो इंटेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ ए, बट एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ ए। ये हमें कहां से पता चला? यहां से, ठीक है ना। अब बी और सी को कंपेयर कर लेते हैं। तो बी और सी को कंपेयर करें तो इनकी इंटेंसिटी बराबर है। तो इंटेंसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ सी, बट एनर्जी ऑफ सी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बी। अब ए और सी को कंपेयर कर लेते हैं, लास्ट यही बचा। तो इन दोनों की तो इंटेंसिटी भी अलग अलग है और एनर्जी भी अलग अलग है। तो सी का इंटेंसिटी बी से ज्यादा है, ए से ज्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ सी ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ ए एज वेल एज एनर्जी ऑफ सी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ए। तो ये हो गया हमारा पूरा ग्राफिकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम, जिसको आप धज्जियां मार के उड़ा सकते हो। तो राइट आंसर देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट करस्पॉन्डिंग टू ए इज सेम एज दैट ऑफ बी। तो एनर्जी सेम है, ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इतना तक तो सही है। एंड इज डिफरेंट फॉर सी, एंड इज डिफरेंट फॉर सी यानी ए और बी का जो है ये बोल रहा है फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू ए इज सेम एज दैट ऑफ बी। तो इनका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम है बट सी का डिफरेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट करस्पॉन्डिंग टू ए इज डिफरेंट फ्रॉम बी, नहीं भाई सेम है, हटाओ इसको। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट करस्पॉन्डिंग टू बी इज सेम एज दैट ऑफ सी, तो बी और सी सेम नहीं है, हटाओ इसको। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर ऑल ए बी सी सेम, ये भी हटाओ। तो खैर इसमें तो बहुत सिंपल तरीके से हमने ऑप्शन ढूंढ लिया, पर आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट आप देख रहे हो रेडिएशन प्रेशर, इस पे भी मैंने प्रॉब्लम रखा है, फॉर्मूला बेस्ड होता है रेडिएशन प्रेशर भी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें आकर के अब ये हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में भी देखा हुआ है, लिक्विड जेट जाकर के टकरा रही है। अब टकराने पर यहाँ तो वो लिक्विड जेट रेस्ट पर आ जाती थी, यहाँ वापस से रिफ्लेक्ट बैक होती थी। यहाँ पर क्या है, फोटॉन्स जाकर के टकरा रहे हैं। अब फोटोन के पास अपना मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम ही वैसे ही होता है। अब टकरा करके मान लो लौट आया, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ। अब मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स लगेगी तो प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। तो जनरलाइज स्टेटमेंट। तो मान लो यहां पर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहां लेकर के चल रहे हैं कि ये सरफेस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, पार्शियली एब्जॉर्बिंग है। तो जरूरी तो नहीं कि 100% रिफ्लेक्टिंग हो, तो जैसा होगा वैसा हम सवाल उठाएंगे। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस गामा ई बाई सी। वेरिफिकेशन के लिए ऐसे समझ लो, अगर 100% रिफ्लेक्टिंग होगा तो गामा अपना 1 हो जाएगा, आंसर 2 ई बाई सी आ जाएगा, मैच कर रहा है पूरा। फोर्स की वैल्यू, अब फोर्स निकालने के लिए हम मोमेंटम पर यूनिट टाइम करेंगे, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर बन जाएगा, ठीक है ना। और प्रेशर निकालने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया, तो पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी बन जाएगा। तो ये तीन रिजल्ट है हमारे, जनरलाइज रिजल्ट है, बट ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए रिजल्ट है। तो अगर कोई भी फोटॉन्स जाकर के टकरा रहे हैं ई एनर्जी वाले, तो चेंज इन मोमेंटम होगा ई बाई सी 1 प्लस गामा, फोर्स लगेगी डब्ल्यू बाई सी 1 प्लस गामा, और प्रेशर जनरेट होगा आई बाई सी 1 प्लस गामा। इन फॉर्मूला बेस्ड चीजों पर आप प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां पर और कुछ चीजें, जैसे मान लो लाइट रेडिएशन की एनर्जी दे रखी है और हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने, ये भी बता दूं मैं आपको। तो अगर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने ये पूछे गए आप में, तो हम एनर्जी बराबर एन टाइम्स एच न्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एन टाइम्स क्यों करा, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, तो मान लो एन फोटोन से लाइट बनी है, तो वहां से एन नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हैं। तो एन की जो वैल्यू आ गई, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू आ गई, वो आ गई ई बाय एच न्यू, ठीक है ना। अब यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स, अब कहानी आगे चल गई, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने एमिट हो रहे हैं वो निकालना है। तो कुछ नहीं यार, ठीक है ना, एन डैश इसको ले लेते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी पावर बाय एच न्यू, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम,
पर यूनिट एरिया कितने निकल रहे हैं, इसको फोटोन फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी बाय एच न्यू। तो जो भी चीज पूछी गई हो इन तीन फॉर्मूले से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी चीजें हमारे में सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब प्रॉब्लम दिखाता हूं। तो प्रॉब्लम हमारे पास है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था, ठीक है ना। अब ये पहले आया था काफी पहले, बट मैंने जानबूझ के इसलिए रखा है ताकि आप इसके अंदर नेसेसरी डेटा से खेल सको। तो ये कह रहा है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, तो लैम्डा दे रखा है 200 नैनोमीटर, यानी लाइट की वेवलेंथ दे रखी है इतनी। आगे, प्रोपगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम फॉल नॉर्मली ऑन द प्लेन मेटेलिक सरफेस, नॉर्मली गिर रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज 5 मिलीवॉट। अब भाई ये इंटेंसिटी नहीं है, कई बार बोल जाते हैं पर वो चीज होती नहीं है, अब यूनिट से पहचान करी जाती है। तो अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए तो हम पावर पर यूनिट एरिया करेंगे। तो बेवकूफ मत बनना इनकी लैंग्वेजेस में, कई बार ऐसे ऊट पटांग चीजें लिख देते हैं और बाद में आप चैलेंज करते रहो, वो चैलेंज कहते हैं हम तो लेते नहीं चैलेंज, कर लो जो करना है तुम्हें। तो इंटेंसिटी होगी पावर पर यूनिट एरिया, आगे देखो एरिया भी दे रखा होगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये मिली वॉट है और नीचे मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्योंकि इंटेंसिटी का यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, तो यहां से चीजें थोड़ी सी पहचाननी पड़ेंगी आपको। तो 5 इंटू 10 की पावर -3 बाई 10 की पावर -6, तो ये आ गया 5000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। आगे, and its cross section, find the pressure exerted by the radiation on the metallic surface if the radiation is completely reflected, यानी 100% रिफ्लेक्टिंग है। अब यहां पर हमने पहले ही फॉर्मूला जनरेट किया हुआ है, अगर 100% रिफ्लेक्टिंग या कोई पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो, आई बाई सी 1 प्लस गामा। आई हमारे पास है, सी हम जानते हैं, गामा हमें पता है 1 है यहाँ पर, तो हम क्यों बेकार में पागल बनेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं, अब करने लैम्डा दे रखा है भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे, ठीक है। अब सुनना ऐसे कि पूरी कहानी चलती है उनकी, एस ई बराबर एन एच न्यू करेंगे, वहां से हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, मोमेंटम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक इतने फोटॉन्स का मोमेंटम, फिर हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फिर हम फोर्स निकालेंगे, फिर हम प्रेशर, इतने में भैया 10 सवाल कर लेते हैं हम। तो इसमें काम का डेटा हमारे लिए ये है कि फालतू की चीजों में पढ़ना नहीं है, जो काम की चीज है उस पर फोकस्ड रहना है। तो आई प्लस सी 1 प्लस गामा, आई पता है, सी पता है, बाकी बकवास करता रहे तो करता रहे, ठीक है ना। आई की वैल्यू हमने डाल दी 5000, सी की वैल्यू हमारे पास होगी 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये हमारे पास आ गया 2। तो 10,000 हाँ इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 3, 3 इसमें से उड़ा देते हैं, तो ये रिजल्ट बनेगा 3.33 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है ना। और ये यूनिट आ जाएगा हमारा प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.33 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका, तो आई थिंक आप कर लोगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये डी ब्रोगली है, ठीक है ना। अब डी ब्रोगली में क्या है कहानी, डी ब्रोगली का पहले कंसेप्ट भी सवाल तो बहुत अच्छे रखे हैं मैंने, तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे फोटोन की वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, कि फोटोन के लिए हम लिख सकते हैं अभी जस्ट देखा हमने h/p, तो लैम्डा फोटोन का हम h/p लिख सकते हैं, पर फोटोन के लिए हम p को m इंटू v नहीं डाल सकते क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये कहता है कोई बात नहीं, फोटोन के लिए नहीं डाल सकते, तो हम इसमें इसको यूज कर लेते हैं मैटर के लिए। तो डी ब्रोगली ने किसी भी मैटर पार्टिकल की वेवलेंथ बताई, ये आज तक किसी ने नहीं बताई, इकलौते डी ब्रोगली ने ही बताई, ठीक है ना। हम इसको पूछते नहीं बेचारे को, हम फोटोन को पूछते रहते हैं, जबकि फोटोन का ना मास होता है ना कुछ चार्ज होता है, ठीक है ना। जो जिसके बारे में बताता है आम, जिसका मास है सब कुछ है जिसके पास, उसको हम पूछते नहीं। तो डी ब्रोगली ने बताया किसी भी मैटर वेव का जो वेवलेंथ होगा वो h/m भी होगा। फिर हमने मॉडिफाई कर लिया इसको अपने हिसाब से, √2m के √2m³ भी। अब यहां पर गैसियस पार्टिकल और थर्मल न्यूट्रॉन, इनकी वेवलेंथ के भी फॉर्मूले, तो फॉर्मूला बेस्ड हम डायरेक्ट याद रख लेते हैं। तो गैसियस पार्टिकल के लिए लैम्डा का फॉर्मूला h/√3m/kT, और एज सिमिलर हमारा थर्मल न्यूट्रॉन का भी यही फॉर्मूला है। अब हम इन फॉर्मूलों को मॉडिफाई कर लेते हैं, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इन सब चीजों के लिए। तो हमने √v के टर्म में इन सब फॉर्मूलों को मॉडिफाई कर लिया। इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय √v। अब आपको सिर्फ v यानी पोटेंशियल की वैल्यू डालनी है और वेवलेंथ उठा करके निकाल लेनी है, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने पड़ते हैं। प्रोटॉन के लिए हो गया 0.28, अब ये 28 जो है ना, इसको मैंने बताया भी था 2√2 करो, 1.4 इंटू 2 करोगे तो 2.8 बनेगा, तो इसको इस हिसाब से भी मैनेज करा जाता है। न्यूट्रॉन के लिए 0.2 डिवाइडेड बाय √v, अल्फा पार्टिकल का 0.1 बाय √v, और ये जो न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन के लिए 30.83 डिवाइडेड बाय √t। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ध्यान रखना कि हमेशा डी ब्रोगली ने बताई हुई है मैटर पार्टिकल की वेवलेंथ, तो अगर ये पेन उछाला मैंने और मैंने इसकी वेवलेंथ पूछी तो h/mv से ही निकलेगा, डी ब्रोगली से निकलेगा। अब
डी ब्रोगली पे बेस्ड हम प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये कह रहा है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ऑर्बिट के लिए, एटम के लिए बात चल रही है। पहले कंसेप्ट रिकंसाइल करें। एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कौन है, मैटर है। मैटर की वेवलेंथ डी ब्रोगली बताएगा। ऐसे करके लिंक तो बनाओ पहले। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला H/mv। पर ये तो बात कर रहा है सेकंड बोर ऑर्बिट की, ठीक है ना, परेशान कर दिया इसने। तो अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। आप देखना भी 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो HR/mvr, अब क्योंकि बोर की ऑर्बिट चल रही है तो mvr NH/2 तो NH/2 सही है। H से H कटा तो n लैम्डा बराबर 2πr। सर ये तो अभी आया था, वही तो मैंने कहा, आप भूल गए। तो n लैम्डा बराबर 2πr। डी ब्रोगली ने बेचारे ने खुद ने प्रूफ दिया और आपने उसको इग्नोर कर दिया। आप ये तो देखो, r को पुट करेंगे क्या, n²/z। तो n लैम्डा इक्वल्स टू 2πr0 n²/z। सही है, n से n कटेगा। अब लैम्डा मिलेगा, जिसको आप इग्नोर कर गए, जिसको आप भूल गए, वही काम आया आपके। तो 2πr0 इंटू n/z। अब हमारा एटम के लिए फॉर्मूला, अब किसी भी ऑर्बिट का पूछो बिल्कुल बताएंगे। तो ये चीज जब तक नहीं आती तब तक ये डी ब्रोगली वाला सवाल नहीं आता। स्टूडेंट गोल 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 इलेक्ट्रॉन की तरह घूमता रहता है जीवन भर, आंसर नहीं मिलता। अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो लैम्डा H/λHe+। देखो इतना तो ड्रामा कट जाएगा। हाइड्रोजन का कौन सी की बात चल रही है, सेकंड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट हो गई 2, एटॉमिक नंबर 1। हीलियम प्लस के कौन से ऑर्बिट की बात चल रही है, 3, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2। तो आंसर आ गया 4/3। गेम ओवर। तो इसका गेम हमने इस तरीके से, मैंने कहा ना नए सवाल रखें, आपको सीखने में मजा आएगा। तो इस तरीके से करके एटम के लिए आप डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला लगा सकते हो। इसको इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हो सकता है आपके नीट एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये कह रहा है बताओ जी मैक्सिमम हाइट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। तो यहां पर m मास का पार्टिकल है, u की वेलोसिटी से, वर्टिकल से थीटा एंगल। तो कई इसलिए मिस्टेक होती है, यहां से ले जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो हाईएस्ट पॉइंट पर, मेरे से भी हो जाती है, पता नहीं क्यों क्यों करे, सबसे हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, टीचर से भी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, ठीक है ना, कोई चमनप्राश नहीं पीना इसके लिए, इसको थोड़ा केयरफुल रहना है। तो यू साइन थीटा, तो यहाँ मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी रहेगी यू साइन थीटा। और यही अगर एंगल वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल से दे रखा होता तो यू कॉस थीटा लिखते हैं। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए तो H/mv यानी mu साइन थीटा। तो ये हो गई डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्सिमम हाइट पर। ये सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रॉब्लम था। राइट आंसर हमारा बी वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये जबरदस्त है, ठीक है ना, ताकि एक सवाल रिलैक्स करा दिया तो दूसरे में घुमा दिया। तो अब ये प्रॉब्लम देखो, मजेदार प्रॉब्लम, एग्जाम्पलर जैसा प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। कह रहे चार्ज पार्टिकल Q0 मास m0 इज प्रोजेक्टेड अलोंग y एक्सिस। तो इन भाई साहब को, चार्ज को Q0 और मास m0 को y एक्सिस की तरफ फेंक दिया गया विद वेलोसिटी v0 की वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 भी एग्जिस्ट कर रही है एक्स एक्सिस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 की एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रही, क्या करेगी, ठीक है ना, फोर्स लगाएगी, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा। तो आपका काम है, ये नहीं E0 लग रहा है आपने लगा दिया, बैठे हैं वहां पर, ठीक है ना। तो कंसेप्ट के अंदर से कंसेप्ट निकालो। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा Q0 E0 बाय m0 और ये एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है then the time at which de Broglie wavelength of the particle becomes half of its initial value। कहता है इनिशियल de Broglie wavelength का आधा हो जाए, ऐसा किस समय पर होगा ये बताओ। अब यहाँ लोगों का समय खराब हो जाता है, उनको पल्ले नहीं पड़ता क्या करना है, कंसेप्ट से चलो। ये एक्सेलरेशन, चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, इधर जा रहा है, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, ये इसका पाथ हो जाएगा। एक्स एक्सिस की स्पीड एज इट इज कांस्टेंट रहेगी, वाई एक्सिस पर स्पीड वाई एक्सिस की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एक्स एक्सिस पर स्पीड आएगी, किसकी वजह से आएगी, ये एक्सेलरेशन की वजह से आएगी। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। तो यहां जाने पर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है बताओ वो टाइम बताओ जहां डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, ठीक है ना, वो पहले वाले की हाफ हो जाए। अब समझ आ गई बात। तो पहले वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है वो लिख लो, H/mv0 m0 v0। तो बाद वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, इसकी आधी, λ0/2। तो बाद वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ में स्पीड कितनी है, v' ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पुट करते जाते हैं इसके अंदर। तो यहां से हमें पता चल रहा है v' की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2v0। यानी कि जब स्पीड डबल होगी तभी तो डी ब्रोगली हाफ होगी। ये काम एक लाइन में भी तो कर सकते थे पर आपको समझ नहीं आता, ठीक है ना, इसलिए इतना रामायण करना पड़ा। अब क्या करना है, हमें तो टाइम निकालना है। तो यहां की पहले हमें स्पीड देखनी पड़ेगी, स्पीड वेलोसिटी नहीं स्पीड। तो पहले हम वेलोसिटी लिखते हैं।
तो v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। अब कईयों को बुखार, अरे वेक्टर लगा दिया, अरे इसने, ठीक है ना, वेक्टर लगा दिया, ये तो हम परेशान हो गए इसके अंदर। अरे ये सिखाया तो था भाई काइनेमेटिक्स में, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग एंगल पर हो, अलग अलग जगह पर हो, वेक्टर यूज करो। बिना वेक्टर के भी कर सकते हो, मैं तो करूंगा वेक्टर से, ठीक है ना। u वेक्टर की वैल्यू हो गई कितना, v नॉट आई कैप। a वेक्टर की वैल्यू हो गई q नॉट e नॉट बाय m नॉट इंटू टी और टाइम्स आई कैप, ये हो गया j कैप, सॉरी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास v डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें v डैश का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर प्लस q नॉट e नॉट बाय एम नॉट इंटू टी का होल स्क्वायर। अब ये जो स्पीड होनी चाहिए इसकी डबल होनी चाहिए, 2v नॉट डाल दिया, स्क्वेयरिंग करो, निपटाओ, तो v नॉट स्क्वायर प्लस q नॉट e नॉट बाय एम नॉट इंटू टी का होल स्क्वायर बराबर 4v नॉट स्क्वायर। इसको इधर लाओ तो 3 आ जाएगा और रूट ले लो इधर तुरंत, तो q नॉट e नॉट बाय एम नॉट इंटू टी इक्वल्स टू √3v नॉट। तो वो समय आ चुका है, ठीक है ना। और अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपका भी समय आ चुका है, अच्छा चल रहा है। q नॉट e नॉट, तो ये वो टाइम है जब स्पीड डबल हो जाएगी और डी ब्रोगली वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। मजेदार था। तो यहां से हम राइट आंसर ढूंढ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी वाला। नेक्स्ट आप देख रहे हो एक और डी ब्रोगली के ऊपर। अब ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल मैंने रख लिया था कि भाई फॉर्मूले का भी तो एप्लीकेशन हमें आ जाए। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। तो दोनों के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट दे रखे हैं, अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन का। आफ्टर दिस देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ आर लैम्डा अल्फा। तो लैम्डा अल्फा, अब अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखोगे तो 0.1/√v होती थी, ठीक है ना, या एंगस्ट्रॉम में होती थी। और प्रोटॉन की लिखोगे तो 0.28/√v होगी एंगस्ट्रॉम में। सही है। अब सोचो v तो दोनों का सेम ही है, तो हमें क्या पता करके देना है, लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा। उड़ाओ, तो लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा करेंगे तो 2.8 आ जाएगा। आंसर ढूंढो, ये अपॉन ये 2.8 हो गया, एक भी नहीं दिख रहा, 2√2 लिखो तो 2√2 हो गया। अब तो दिख रहा है, तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सही है। तो सारी चीजें A to Z मैंने आपकी कवर कर दी, एनसीईआरटी से लेकर के डी ब्रोगली तक हम पहुंच गए। अब आपका काम है, अब भाई आप क्या करो, लेक्चर नोट्स जो केटीएस के उससे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, मास्टर शीट लगाओ और टेस्ट के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। मॉडर्न फिजिक्स को हल्के में मत लेना, वरना ये आपको परेशान कर देगी। तो इस तरीके से करते हुए ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।